हैप्पी बेटा रोज हाँ गुड। कहाँ तक हो गया था वो? एन पार्ट में टूटने के बाद कैपेसिटी रेजिस्टेंस आपने स्ट्रेचिंग आपको आया कर लिया था, कटिंग तो बोला था आज करके लाना। कटिंग के लिए चलो कल बेटा आपको स्टेजिंग आप आया हो गया था, अब देख रहे थे आर्म स्टेजिंग आर्म का इफेक्ट क्या होगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो इफेक्ट आप स्टेजिंग आर्म का रेजिस्टेंस आपको आया कटिंग का, तो आपने स्ट्रेचिंग कर लिया था, जॉइनिंग कर लिया था, कटिंग के लिए बोला था करके लाइएगा। कितने लोगों ने किया बेटा कटिंग? क्या आया? अगर ये ऊपर पार्ट में कट कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी पार्ट की। अगर ये ऊपर पार्ट में कट करें तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ इस पार्ट क्या होगा? R डैश बराबर R बटे N। देखो बेटा R बटे N ये लेंथ आपका L है, ठीक। अगर इसके एरिया का क्वेश्चन आपका A है, लेंथ L है बेटा, एरिया का क्वेश्चन क्या है A है। पूछा जाता है कि अगर इसे N पार्ट में कट कर दिया, N इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाए तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा फाइंड करना होता है। अगर आप इसे N इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो डिटरमाइन करना होता है, ठीक। तो करेंगे क्या बेटा, लेंथ सेम ही रह जाएगी ना, टोटल लेंथ वही रहा, अब बीच बीच से क्या कर दिया आपने कट कर दिया। माना ऐसे ऐसे इसको एन पार्ट में क्या किया आपने, यानी इक्वल पार्ट में आपने कट कर दिया, ठीक। या डॉट डॉट को बना लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी इक्वल पार्ट में क्या किया आपने कट कर दिया इसको। जब यानी इक्वल पार्ट में आपने कट करेंगे सभी के लेंथ हमारे क्या है, टोटल एरिया तो वही रहेगा, कटिंग के एरिया की वैल्यू क्या रहेगी रिमेन सेम। अगर आप देखते हैं ऐसे परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करेंगे बेटा तो एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा रिमेन सेम सेम, एरिया की वैल्यू सेम रहेगी। हमें यहाँ पे डाटा किया ऐसे ऐसे एन पार्ट में आपने कट किया, ईच पार्ट का लेंथ n बाई एन हो जाएगा। ईच पार्ट का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा आपका l बाई एन के इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा l बाई एन हो जाएगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस को जो डिटरमाइन करेंगे यहाँ से अगर निकालते हो R इक्वल टू रो L बाई ए होगा बेसिक रिलेशन, ठीक। अब इस केस में एरिया यानी कि A डैश की जो वैल्यू है A के इक्वल है, बट बेटा L डैश की जो वैल्यू होगी वो L बाई क्या हो रहा है यस। इस सस्ते रेजिस्टेंस आपको बोला गया तो उसका डायरेक्ट में, ठीक, जो लेंथ विड्थ हाइट ये जो भी चीज़ है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। मतलब उसके डायमेंशन पे आपको डिपेंड नहीं करेगा, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इस केस में R डैश की वैल्यू होगी, R डैश की वैल्यू होगी रो L डैश अपान A डैश, रो L डैश की वैल्यू होगी L बाई एन अपान A डैश की वैल्यू होगी ये, L डैश की वैल्यू होगी L बाई एन और इसकी वैल्यू होगी कितना A डैश रिमेन से के बराबर। तो यहाँ से आप अरेंज करेंगे n 1 बाई एन का बाप कर लीजिए तो ये आएगा रो L बाई कितना A, भाई ये बाई में आ जाएगा या नहीं, ठीक। ये फैक्टर हमारा किसके R के बराबर है, R की R डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो R बाई एन के बराबर। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई वायर है, कंडक्टर है बेटा, उसे n इक्वल पार्ट में आपने कट कर दिया परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक। तो ईच पार्ट का जो हमारा क्या होगा लेंथ होगा वो L बाई एन हो जाएगा। एरिया का सेक्शन रिमेंस कैसा है सेम सेम, ठीक। तो जब एरिया रिमेंस सेम हो गया, लेंथ की वैल्यू 1 बाई एन हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा उसका 1 बाई एन टाइम्स हो जाएगा। तो नोट किया था आपने, कितने लोग करके लाए थे यहाँ देखा, आप लोग नहीं किए थे, जो छोटा सा काम दिया जाता उतना तो कर लिया करो भाई। चलिए नोट कहीं नहीं किया है तो अगर उसी को हम मटेरियल वही है और उसी मटेरियल का केवल साइज शेप बदलने लगे तब बदलेगा कि नहीं? बदले
तो अगर ये यही वॉल्यूम तो सेम रहेगा, इसी को हम और मोटा कर दें लेकिन पतला कर दें। ये तो केवल एक 4 भाग में बांटा गया, तो एक भाग का है कि कितना n पार्ट में बांटा तो एक पार्ट का है। n पार्ट का बांटा है तो n पार्ट का हाँ, n एक में पार्ट एक पार्ट का जी। अगर हम उसको n पार्ट को कंबाइन करके एक मोटा बस बना अगला पॉइंट वही बनाएंगे, बैठिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका वही होगा। हो गया बेटा? जी सर। जल्दी करो। आपकी पड़ोसी कहाँ लगी? अमन सर हाँ। आज लेकर आए हैं बाबा। चलिए देखें, हो गया बेटा? तो आर एस की वैल्यू होगी, आर वाई क्या होता है, एन के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, ठीक, इसका कट किया आपने, ईच पार्ट में इतना हो गया, ठीक। ये रेजिस्टेंस आपका है ईच पार्ट, देखिए आप ये बी कर लो, तो ए कर लेना। हो गया? देखिए इफ आफ्टर कटिंग, इफ आफ्टर कटिंग, बी पार्ट करिए, इफ आफ्टर कटिंग, if after cutting all parts are after cutting all parts are कंबाइन recombined या उसे required to form a thick conductor, टू फॉर्म ए थिक कंडक्टर। अगर रिक्वायर करके बेटा उसका क्या बना दिया जाए, थिक कंडक्टर बना दिया, मोटा कंडक्टर बना दिया जाए, तब कंडीशन क्या होगा। जितने पार्ट आपने कट किया था, आपने इनको जोड़ के बेटा इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ के एक मोटा सा हमने क्या कर दिया। अब ये जो भी हमारे वायर थे उनको हमने कंबाइन करके ऐसे कंबाइन करके एक पार्ट आपने बना दिया, ठीक। तो जब एक सिंगल पार्ट में आप डिवाइड कर लिया इसको, सारे को कंबाइन करके एक कर लिया, तो बेटा अब की बात लेंथ जो होगा एल डैश तो एल बाई एन ही रहेगा, क्योंकि इन्हीं को हम लोगों ने कंबाइन किया है, इन पार्ट में कट किया था उसे कंबाइन किया। और उसके बाद यहाँ पे एरिया जो होगा, ईच पार्ट का ए था, ऐसे ऐसे एन पार्ट्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू ए के बाद टोटल जो आपका एरिया का हो जाएगा वो एन इंटू क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। हमें फाइंड करना था एक बार रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर वायर्स को कट करके इक्वल पार्ट में एंड ईच पार्ट क्या कर दिया आपने, रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक। तो टोटल आपका जो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे कंडीशन मिलेगा बेटा, आर डैश की वैल्यू आएगी रो एल डैश अपॉन कितना, ए डैश। रो डैश की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल इस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके डायमेंशंस पे। रो की वैल्यू क्या रहेगी, डायमेंशन चेंज करने के साथ साथ आपका चेंज नहीं होगा। तो अगर रो की वैल्यू में कोई चेंजेस बेटा नहीं हो रही, रो की वैल्यू कोई चेंजेस आपका नहीं हो रहा है, तो हमारा एल और ए पे केवल डिपेंड कर रहा है। यहाँ से रखेंगे रो, एल की वैल्यू कितनी है, एल बाई एल, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, एन हो गया। ये एन नीचे आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एन नीचे शिफ्ट करोगे एन स्क्वायर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आर डैश की वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो पहले कर लो, बचेगा रो एल बाई ए, क्या आएगा रो एल बाई ए। इसको हम लोग कह देते हैं कितना, आर डैश इक्वल टू आर बाई कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई एन स्क्वायर का क्या होता है आपका इक्वल हो जाता है। तो आर डैश आपने निकाल लिया, आर बाई एन स्क्वायर का क्या होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेच किया था, जब स्ट्रेच करके लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज किया था, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपका क्या n स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया था। और जब वैसे आइडेंटिकल वायर को ऐड करके लेंथ को n टाइम किया था तो रेजिस्टेंस n टाइम बढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे अगर कट करके n इक्वल पार्ट में कट क्या डिवाइड करोगे, ईच पार्ट का लेंथ l बाई n होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी r बाई क्या आएगा, n आएगा। बट अगर उन सारे जितने पार्ट में आपने कट किया है उनको रिक्वायर्ड कर दिया है, रिक्वायर करके फिर से उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, तो उस केस में लेंथ की वैल्यू एल बाई एन और आपका एरिया की वैल्यू एन इंटू ए हो गया। तो टोटल अब रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो
पहले का n² 1/n² टाइम्स हो जाएगा, ठीक। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक। इसमें से कुछ कभी किसी को बढ़ा देगा, किसी को घटा देगा, बढ़ा के भी पूछ सकता है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपके वही फॉलो होंगे। जब आपके डिफरेंट लेंथ में काटोगे तो उस रेशियो में आपका क्या होगा, रेजिस्टेंसेस डिवाइड होंगी, ठीक। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो कितना है, तब वहाँ पे आपको मेजर्ड वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। कर लिया, जी सर। जल्दी करिए। नोट हो गया बेटा, एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए। जी सर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ, नोट करें बेटा, जल्दी करिए। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area cross section is 20 centimeter square 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ की वैल्यू जो दी गई है वो कितना है आपका, 2 मीटर है। देखिए, इज 100 ओम। बताओ, रेजिस्टेंस जो आपका है 2 मीटर लॉन्ग वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 20 सेंटीमीटर है, उसकी वैल्यू आपको 100 ओम के बराबर दिया गया है। कितना दिया गया, 100 ओम के बराबर दिया गया। लिखिएगा, देन ऐसा करिए, ठीक। देन ऐसे कर लो, या तो इसका ए पार्ट कर लो, ए पार्ट कर लो, ए लिखिएगा, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड up to 8 मीटर, 8 मीटर, then determine its resistance, B करिएगा। if wire is cut in लिखिएगा, 2 मीटर लिया था बेटा, कट इन 5 इक्वल पार्ट्स, then resistance of each part, जो रेजिस्टेंस होगा बेटा ईच पार्ट का, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी, दोनों जल्दी से फाइंड कर लीजिए। अगर आपने स्ट्रेस कर दिया कितने टाइम, पहले बार में क्या किया था आपने, स्ट्रेस किया था आपको कितने मीटर, 8 मीटर तक, ठीक। तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, और सेकंड केस में आपने क्या किया, उसको n पार्ट में, यानी कि आपके 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा। जल्दी करिए। 420। किसमें 400, एक सेकंड केस में 20। आपसे 45 क्वेश्चन करें, 80 हाँ
क्वेश्चन करने में 80 मिनट लग जाएगा फिजिक्स में। और स्पीड बढ़ाइए। 43 आपके जो क्वेश्चन हैं वो 50 मिनट में हो जाने चाहिए। कितने में? 50 मिनट में, और 10 मिनट उसकी फिलिंग। वहाँ जल्दी टाइम भागता है। हाँ, वहाँ और भागता है। ठीक, तो दैट मीन्स आपकी फिजिक्स वाला जो है 1 घंटे में हो जाना चाहिए। 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे में बायोलॉजी और 45 मिनट में केमिस्ट्री। ठीक, क्योंकि बायोलॉजी आपकी 90 क्वेश्चंस हैं, वो 1 घंटे में कंप्लीट हों। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के 1 घंटे और 45 क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री के 1 घंटे नहीं, वो 45 मिनट, क्योंकि 15 मिनट आपके बाकी जो वर्किंग के लिए यूज़ होता है। और ये उसी 1 घंटे में आपकी फिलिंग भी करनी है, केवल अटैम्प्ट नहीं करना है, उससे में क्या करना है आपको, फिल करना है। ठीक, क्योंकि फिलिंग में आपको 180 क्वेश्चन एटलीस्ट 25 to 30 मिनट लगते हैं। मतलब अगर 180 क्वेश्चन आपको करेक्टली फिल करना है सर्किल, तो उस केस में आपको 25 से 30 मिनट, और बहुत सुपर फास्ट जिसे कहते हैं, अगर बहुत प्रैक्टिस है तो आपको 20 मिनट। वहाँ पर सर क्वेश्चन पेपर में पेन यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं इस बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सा ऑप्शन आपने लगाया है उसको आप टिक कर सकते हैं। आप वहाँ पे क्या रफ कर सकते हैं, तो ऐसा बाउंडेड नहीं होता है। ठीक, तो उसको आप कर सकते हैं। ऐसे रफ के लिए स्पेस होता है बट वो सफिशिएंट नहीं होता है। नहीं तो पीछे कौन पलट के कर बार बार पलटने में टाइम जाता है, तो आप साइड में कर सकते हैं। जगह रहती है खास कर देना। ओके बेटा, कितने लोग आ गए हैं जल्दी बताओ। और लोगों ने कर ही रहे हैं यार, छोटा सा क्वेश्चन है यार, जल्दी करो। कोई लोग क्वेश्चन शीट का लाए हो तो और करवा दें। लाए हैं कुछ? कोई है? पकड़ाइए, अगर कोई हो तो और करवा देते। इसमें तो ढूंढना पड़ेगा यार। ईयर वाइज है कि चैप्टर वाइज है? चैप्टर वाइज मिल जाएगा। लिख लिए? अच्छा, इसको पहले लिख लिया। आया कि नहीं बेटा? जो भी कराया गया आया कि नहीं? अरे भाई ये क्वेश्चन 30 सेकंड वाले हैं यार। तो भी आपको क्वेश्चन बोले गए हैं ना, कितने सेकंड वाले हैं? 30 सेकंड वाले हैं। अब उसमें आप 4 मिनट में भी नहीं लगा रहे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, और ये जानते ड्राइवर काहे का है, घर पे प्रैक्टिस ना करना। ठीक है, कितने लोग घर पे क्वेश्चन करते हैं? आने बाद कितने लोग घर पे क्वेश्चंस कर रहे हैं रेगुलरली? ऐसा नहीं आज किया था सर हमने, पिछले महीने 2 क्वेश्चन लगाया था। रेगुलरली कितने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं? 1 2 3 4, इतने लोगों में कुल 5-6 लोग हाथ उठा रहे हैं यार। ठीक, बाकी क्या बनेंगे? कंपाउंडर? अरे वो भी बनना आज के ज़माने में बहुत टेढ़ा है। ठीक, मतलब आप रेगुलर मेहनत करेंगे तभी कुछ भी पा सकते हैं। ठीक, रेगुलर करेंगे तभी कुछ भी पा सकते हैं, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है, कोई भी आपका ऐसा नहीं एग्जाम है जो विदाउट कंपटीशन हुआ। ठीक, तो आपको कुछ भी मिलेगा जब आप क्या करेंगे, उसके लिए बेटर करेंगे तभी। और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। कि मिलता है जी? हाँ, आजकल शादियाँ चल रही, लगन में पूड़ियाँ खाने को मिलती हैं, क्यों? चलो देखो, हो गया भैया? देखिए ये जिनका नहीं आया है, अगर पहले केस से एल की वैल्यू 2 मीटर दिया था ना, एरिया आपने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, 100 ओम गिवन था। ये कंडीशन पहले आपको दिया गया है। बोला गया इसे क्या किया है, स्ट्रेस किया 2 मीटर को 4 मीटर तक। कितने टाइम्स बढ़ाया? 8 मीटर। कितने गुना है? 4 टाइम्स बढ़ाया, यानी लेंथ को जो ओरिजिनल लेंथ था उसका 4 टाइम्स बढ़ गया। एन की वैल्यू कितनी हो गई? अगर एन डैश की वैल्यू आपने 8 मीटर लिया, इसका मतलब एन की जो वैल्यू हो गई वो हमारा कितना हो गया? 8/2 4 टाइम्स लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया और स्ट्रेच करके इंक्रीज किया है।
और जब स्ट्रेस जब करके इंक्रीज करेंगे तो एरिया जो होगा ए डैश की वैल्यू क्या होगा, a/4 हो जाता है। क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल एन की वैल्यू हमने निकाल दिया। डायरेक्ट हमें फार्मूला मालूम है कि r डैश की जो वैल्यू होती है स्ट्रेचिंग पे, यानी स्ट्रेचिंग, ठीक, जब स्ट्रेस करते हैं तो r डैश की वैल्यू होती है r इनटू क्या, n स्क्वायर या n स्क्वायर इनटू r। अगर n टाइम्स आपने स्ट्रेस करके किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज किया है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स ही इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया 4 है, तो 4 इनटू r की वैल्यू कितना था, 100 ओम, तो 400 ओम आ गया। यानी कि पहले केस में r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 ओम हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 400 ओम हो गया। कब, r डैश की वैल्यू किस केस में, फर्स्ट केस में, जब आपने स्ट्रेस किया। सेकंड केस में आपको कितने पार्ट में कट किया है, कितने पार्ट में कट किया, 5 पार्ट में कट किया। सेकंड केस, ये तो स्ट्रेचिंग पे है, सेकंड था आर्म कटिंग। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि जो जनरल वे में बनाया जाता है रिलेशन, या जनरल वे में आपको पूछा जाता है ना, वो इक्वल पार्ट में कटिंग होती है। कितने पार्ट में, जितना भी 2 पार्ट, 4 पार्ट, 10 पार्ट, 100 पार्ट, जितना भी है वो इक्वल पार्ट में दी जाती है। बट अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा कि ये वायर हाफ लेंथ 10 मीटर, इट का इज कट, ठीक, इज क्या, कट इन द रेशियो ऑफ 1:3:6। देन फाइंड क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तब ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वो कटिंग लेंथ पे आपका डिपेंड करेगा, किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है। ठीक, तो यहाँ पे आप कटिंग करेंगे, आप कटिंग इनटू 5 पार्ट, 5 इक्वल पार्ट्स। अगर 5 इक्वल पार्ट में आपने कट किया, कितने बेटा, 5 इक्वल पार्ट में आपने कट किया, तो उस केस में r डैश की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, r/n। जब इक्वल पार्ट में कट करते थे तो उस केस में कितना होता था, जितना रेजिस्टेंस टोटल था उसका 1/n टाइम्स हो जाता था। तो यहाँ पे r की वैल्यू 100 ओम है, n की वैल्यू बेटा 5 है, तो कितना आ गया, 20 ओम। सर जी पहले वाले में सर शायद n स्क्वायर पे 4 चौक 16 रहना चाहिए। n स्क्वायर था ना, अरे n की वैल्यू 4 है यार, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। पहले n स्क्वायर था ना, तो n की वैल्यू 4 है, n स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो मिसिंग हो रहा था। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1600 ओम की वाला हो गया, और सेकंड वाला कितना हो गया बेटा, 20 ओम हो गया। ठीक, चलेंगे। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, जल्दी नोट करो। देखिए, द मासेज ऑफ वायर ऑफ कॉपर, द मासेज ऑफ वायर ऑफ कॉपर, ऑफ द वायर ऑफ कॉपर इज इन द रेशियो ऑफ, इज इन द मासेज ऑफ द वायर्स ऑफ कॉपर, अलग अलग वायर दिए हैं, वायर्स ऑफ कॉपर इज इन द रेशियो ऑफ, इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, and their length are, and their length are in the ratio of, length are in the ratio of 5:3:1, 5:3:1 लिखिएगा। Then the ratio of their electrical resistances is, then the ratio of their electrical resistances is, तो उनके electrical resistances की ratios क्या होंगे, then the ratio of their electrical resistances is, मासेस का रेशियो कितना दिया गया है, 135, और उनके लेंथ का रेशियो 531। तो बोला गया उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियोज क्या होंगे, रेजिस्टेंस किस रेशियो में होगा ये फाइंड करना है आपको।
रेजिस्टेंस कल मासेस के रेशियोज गिवन है, इसके फाइंड करने हमको रेजिस्टेंसेस के रेशियो फाइंड करने, मास और लेंथ दिया है। जल्दी करिए, इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं भैया, ठीक। हो गया? एक सेकंड। बोला गया था आपको मासेस का रेशियो कितना दिया था? M1 इसको M2 इसको M3 कितना है इसका? 135 और लेंथ के रेशियो इसी का उल्टा 531। पूछा था रेजिस्टेंसेस के रेशियो क्या होगा, किसके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कभी डायरेक्ट काम का नहीं मिलेगा। 5 और लगाइए, कितना आ रहा है ये, कुछ चल रहा है कि नहीं? हाँ साइन होने में सकते हैं, आते हैं अटेंडेंस शीट, कोई बचा तो नहीं है, सबके साइन हो गए हैं। कितना है? 595। अभी तो गलत ही है फिलहाल, बताएं? ये लगा रहा तो वेट कर ले, देखो बेटा हमें मास और लेंथ का रेशियो दिया है, रेजिस्टेंस चाहिए। देखो रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम लोग, फार्मूला होता है R=ρ मटेरियल सेम है तो दैट मीन्स रो की वैल्यू सेम है, ठीक। हमें एल का तो रेशियो मालूम है, अगर हमें क्या एरिया का रेशियो मिल जाए तो क्या रेजिस्टेंस के रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो सुनना बेटा, मास इक्वल टू सबने पढ़ा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो, यहाँ डेंसिटी को नीचे निकाले, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, सबको पता है ना, मास बराबर आयतन गुणे डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू एल, भाई अगर वायर है, ठीक, इसका आयतन आपको निकालना है, वॉल्यूम निकालना है बेटा ना, तो इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू एल के बराबर होगा, ए इंटू एल, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे जरा देखो, एरिया निकालना चाहो तो ए करके एम बाई क्या हो गया, एल के बराबर। एक रिलेशन हमने फाइंड किया कि एरिया जो होगी एम बाई एल के क्या होगा, बराबर होगा।
कॉपर है तो ये डेंसिटी सबके लिए क्या रहेगा हमारा, डेंसिटी जो आपका होगा सबके लिए क्या रहेगा, मास में बालू में डेंसिटी होता है, बालू की जगह पे ए इंटू एन हमने ले लिया और ये डेंसिटी तो रिमेन सेम, तो रेशियो का डेंसिटी कट जाएगा, फिर अब अभी हम लोग रख ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप क्या ए निकालो तो डी को भी हम क्या कर ले नीचे, फिर डी का यहाँ पे चूंकि मटेरियल वही है तो डेंसिटी सेम सेम रहेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम सेम रहेगा, वो फिर आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, हम पूरा करना क्या आपको बता देते हैं। फिलहाल आपको क्या कटेगा, डेंसिटी और रो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो देखो हमें निकालना था R1 R2 कितना R3 इक्वल टू रो L1 अपान A1 रो L2 अपान कितना A2 रो L3 अपान ये बनेगा। रो की वैल्यू में कहा जाएगा क्या है, सेम सेम है तो क्या करेंगे उससे रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो रो अभी क्या हम रहने दे रहे हैं थोड़ा, राइट। L1 अपान ए की वैल्यू A1 करोगे तो M1 अपान L1 इंटू डी। ठीक, अभी रो रहने दे रहा रिलेशन में, चलो कोई बात नहीं। S2 दूसरा होगा L2 अपान M2 अपान L2 इंटू डी। ठीक, S2 L3 अपान M3 अपान L3। देखो ये फैक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और डी 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 अभी जब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं, ये देखो ऊपर गया L1 स्क्वायर अपान M1 L2 स्क्वायर अपान कितना M2 L3 स्क्वायर अपान M3 आया। R1 R2 कितना हो गया R3। अब यहाँ वैल्यू रख दो, L1 5 तो ये हो गया 5 का स्क्वायर अपान M1 1 L2 3 का स्क्वायर अपान कितना 3 L3 1 का स्क्वायर अपान कितना 5। ठीक, अब देखो 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 बाई 3 आप 3 लिख सकते हो, लेकिन अभी हम रहने दे रहे हैं। 9 बाई क्या हो गया, 9 हटा दिया 3 का तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक, क्या 1/5। अब देखो सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो इस केस में 5 होगा ना, तो 5 से सभी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 5 जा 120 25 5 जा 125 15 तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ गया भैया 1:R2:R3 की वैल्यू जो आएगी 125:15:1 के बराबर आ गया, 125 अनुपात 15 अनुपात 1। ठीक हो जाएगा। टी केस आपका हो गया, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या रेशियो आएगा 125:15:1 5959 कैसे लाया था जी, आप समझे। मतलब जो चीज़ें नहीं गिवन है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बेस पे जो डाटा है उसके बेस पे डिटरमाइन करके तब फिर रखेंगे। बन गया। आपको टेम्परेचर वेरिएशन ऑलरेडी बता ही दिया गया था। ठीक, टेम्परेचर वेरिएशन हो गया था ना, आगे लिखिएगा जल्दी करो। पहले आपको कलर कोडिंग हुआ करता था, अभी सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, आपको कार्बन रेजिस्टेंस ठीक तो डिलीट कर दिया गया है फिलहाल। ठीक, उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2020 में पूछा गया था 2020 में कलर कोड के बेस पे कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट अभी रिमूव कर दिया गया बेटा। हो गया, कर लिया भाई, जल्दी करो।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग करिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, इसका स्ट्रेचिंग इफेक्ट वगैरह देखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया गया था। लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कोई भी क्या है सर्किट है उसमें से करंट आपका फ्लो करेगा, क्या करेगा ना, करंट का फ्लो हो रहा है तो हमेशा वहाँ पे हीट का रेजिस्टेंस आपका होगा तो वहाँ से हीट का जनरेशन होता है। ठीक, तो उस केस में हम लोग वहाँ से डिफाइन करते हैं जब हीट जनरेट होगा, ठीक, जो भी एनर्जी लॉस होगी वो हीट के फॉर्म में होगी। पूछा जाता है कि किसी कंडक्टर से आप करंट पास आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे हीट कितना जनरेट होगा, हीट कितना जनरेट होगा, तो एच की जो वैल्यू होती है, जो एच होगा वो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट यानी फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसके बराबर होगा। ठीक, और जो वर्क हमें करना पड़ेगा, जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो उस मान लो पोटेंशियल वाला सर्किट है, आप सर्किट के थ्रू मान लो हमें करंट यहाँ फ्लो कराना है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। उस पोटेंशियल डिफरेंस की अप्लाई करने पे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने पे यहाँ से करंट हमारा क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। ठीक, तो उस केस में अलग अलग डिफरेंट हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। जब वक्र के टर्म में पढ़ते हैं तो W इक्वल टू आप पढ़ते हो आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा V स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, और जब हम लोग उसी को क्या कर लेंगे, किसके एनर्जी के फॉर्म में कह लेते थे, तो H की वैल्यू होती है W बाई जे, और J की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कितना होता है, आप पढ़े हो जाओ, आप जूल कांस्टेंट सुना है, अरे अभी को बोले आप ही को, हाँ आप ही उस सीट का अकेले हो जी। जूल कांस्टेंट का नाम सुना है, जूल कांस्टेंट कुछ होता है, सर कहाँ से किया, कहाँ से, अरे यूपी बोर्ड आरती यादव इंटर कॉलेज, तो दूर से किया आपने, स्कूल पे जाते थे डेली, पढ़ाई भी होती नहीं होगी, पढ़ाया भी जाता होगा तो आपको बताया गया होगा क्या, जूल कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया होगा, क्या होता है जूल कांस्टेंट सुना है। अगर आपको जूल में एनर्जी दी गई है उसे कैलोरी में बदलना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जूल में अगर वैल्यूज दी है उसे आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, आप खड़े हो जाओ। जूल में अगर दिया गया है तो उसे कैलोरी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा किताबों से आप लोग दोस्ती बना के रखते भैया। बार बार जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तभी से बोला जा रहा है कि आपका सबसे बेस्ट कह लीजिए क्या मित्र, जो हिंदी में कह लेते हैं अच्छा मित्र किताब ही होता है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो गया, हम लोग ऑनलाइन बहुत होने लगे। ठीक, ऑनलाइन मतलब कि क्या नेट से पढ़ रहे हो, उससे पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लेंगे, वैसा पढ़ लेंगे, एक लाइन में आप समझ लो। ठीक, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होता है, इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट एजुकेशन पे खर्च होता है हर कंट्री का, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ा कम है, लेकिन हर कंट्री में एक मेजर इकोनॉमी का एक पार्ट क्या होता है, खर्च होता है एजुकेशन पे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, किसी की नहीं बनी हुई, हम लोग पढ़ा रहे हैं और टीचर पढ़ाते हैं, इतने बड़े क्या कॉलेज है आपका, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए टीचर को क्या, जो प्रोफेसर है उनको पेमेंट देने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा क्या पैसा शुरू क्या करती है, इन्वेस्ट करती है हर महीने। ठीक, हर महीने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर काउंट किया जाए तो पता नहीं कितने अरबों रुपये क्या होता है केवल पेमेंट पे जाता है। किस पे, पेमेंट पे। सोचो बेसिक जो हमारे यहाँ एजुकेशन है प्राइमरी स्कूलों के भी टीचर की क्या सैलरी रिटायरमेंट तक 90,000 तक पहुँच जाती है। ठीक, जो प्राइमरी सबसे अपने यहाँ का क्या बेसिक है, जिस कॉलेज में आप बैठे हो यहाँ के रिटायरमेंट के टाइम में प्रोफेसर की सैलरी हो जाती है 2.25 लाख तक, 2,20,000 तक। ठीक, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट इतनी पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रही है। ठीक, आपको क्या करनी चाहिए, एजुकेट करने के लिए। अगर ऐसा होता कि ऑनलाइन से सब कुछ उतना ही प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं हम कह रहे कि बहुत ख़राब है, लेकिन उतना ही इफेक्टिवली अगर हो जाता तो उस कंडीशन में हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं,
वही दिल्ली में तो ऑफिस बनता है और आप इंडिया में क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं, होता है ना। अब तो सोच लो अगर ऐसा होता तो इतने हमारे मेडिकल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बाकी जो हमारे बहुत सारे अपने डिफरेंट टाइप के एजुकेशन सेंटर हैं वो चलाए नहीं जाते। वहीं से हर सब्जेक्ट के 10-10 एक्सपर्ट रखे जाते हैं और क्या इंडिया के वर्ल्ड को पढ़ा लो यार, जब ऑनलाइन ही पढ़ाना तो क्या करना है, ठीक। तो गवर्नमेंट अगर इतना इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर में देख लो, प्राइवेट कॉलेजेस में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाती, कोविड में खूब पढ़ा ना ऑनलाइन सब लोगों ने, आधे की आंखें गई, आधे का दिमाग गया, जो बचा उचा इधर चला जा रहा है, ठीक। तो अगर वो इतनी ही प्रॉपर इफेक्टिव होता तो फिर शायद बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोगों को पढ़ाने को, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो इसलिए बेहतर ये है कि क्लास में पढ़िए और घर पे जाके क्या किताब से पढ़िए। आपने ऑनलाइन मान लिया पढ़ लिया, मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास, आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, वहाँ पे आपने टिक नहीं किया है ना, आपने जो पढ़ा वो गया, ठीक। और कोई भी चीज़ एक बार पढ़ी हुई चीज़ें आपको हमेशा याद नहीं रहती हैं। आप किताब में पढ़ते हो, कापी में नोट बनाते हो ना, ठीक, तो कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ है, आप क्या करते हैं उसको मार्क कर देते हैं, दोबारा हम रिवाइज करते हैं, क्या कहते हैं उस पॉइंट को देख लेते हैं, हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अगर आपको क्या ऑनलाइन पढ़े भैया पढ़े थे तो गया, फिर से ढूंढो फिर करो, ठीक। तो वो चीज़ें हैं। हाँ, वो तब के लिए ऑप्शन था जब हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, भाई कोविड था, सब कुछ बंद था, सिस्टम सारी चीज़ें बंद थी, बैठो तो सारी चीज़ें बंद थी, तो उस पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि चलो अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ही सही, कुछ नहीं हो रहा है तो क्या था कुछ सही। तो उस केस में अब ये है कि बहुत सारे सेक्टर ने, बहुत सारे लोगों ने उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया, बहुत सारा कमाया भी। देखिए मार्केट में बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न किया उन्होंने उससे, ठीक है। शायद ज़िंदगी भर में जितना नहीं कमा पाते उतना 4 साल में कमा लिया, जितना ज़िंदगी भर में नहीं कमा पाते उतना क्या 2-4 सालों में लोगों ने, जिन्होंने टाइमली उसको क्या कर लिया था, स्टार्टअप कर लिया था, उन्होंने कमा लिया, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी हैं, लेकिन वो तब के लिए थी बेटा, तब जब आपके पास ऑप्शन नहीं था, ठीक। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर करिए, किताबों से पढ़िए, ठीक है, किताब से पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं सब्सिडली, चलो ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, पैसा वैसा दिया होगा, थोड़ा बहुत जो भी दिया होगा, तो उसको यूटिलाइज़ कर लिया करिए, जब आपके पास लगे कि हाँ हमें ज़रूरत है तो आप देख लीजिए, ठीक। लेकिन फुल्ली खाली उससे डिपेंडेंट रह के, ठीक, मतलब अगर आपको क्या परसेंटाइल जोड़ा जाए ना, ठीक है, पता नहीं कितने लाखों बच्चे जो कुछ चैनलें हैं उनके क्या है सब्सक्राइबर हैं, यूज़र हैं, ले रखा है, हाँ, ठीक। बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारे, चूँकि इतना कॉस्ट को उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया है, चलो भैया 2 महीने चाट नहीं खाएंगे, सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक। तो फिलहाल वो आप कितना लेकिन प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं वो अलग फैक्टर हो जाता है। ऐसा नहीं, पढ़ने वाले किसी भी तरीके से पढ़ लेते हैं, हम नहीं कह रहे कि पढ़ नहीं सकते हैं, किसी भी पढ़ने वाले कोई भी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने ही पढ़ के हो जाते हैं, ठीक है। बट ये है कि वो बहुत इफेक्टिवली होता तो फिर ये सारी चीज़ें बंद हो गई होती अब तक, क्योंकि कोविड में बंद ही हुआ था ना सब कुछ। सरकार कहती बहुत बढ़िया, सबको निकालो और क्या करो, वहीं से बनाओ एक ऑफिस, सबको मेंटेन करा दो, सब पढ़ डालेगा, ठीक। क्योंकि मोबाइल तो भेजवा ही दिया था सबने, है ना। शायद कोविड में ऐसा बहुत रेयर घर होगा जिनके यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हों और उनके यहाँ क्या मोबाइल क्यों कौन सी, ठीक है, आपके मल्टीमीडिया सेट ना आ गई। पहले के टाइम पे हो सकता है वो कीपैड वगैरह रहा हो, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने वाला है, कहीं भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर दो ही 3 चीज़ों का तो फ़ायदा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइलों का, मैं मोबाइल लैपटॉप जैसा जो भी कह लीजिए, ठीक है, और फिर क्या ऑनलाइन एजुकेशन का, और फिर तीसरी मेडिकल थी, ठीक है, हाँ, ठीक। अब बाकी आँख और दिमाग के डॉक्टरों का है ना, ठीक। तो वो चीज़ें हैं, तो थोड़ा पढ़िए आप लोग, क्योंकि कर नहीं रहे हैं, जब तक करेंगे नहीं हम लोग करने से बहुत कुछ नहीं होगा, ठीक। हम लोगों की तुलना में आपको कई गुना क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके होता है बेटा, ठीक। और ऐसा कुछ लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। या तो आप लोगों को गलतफहमी हो कि बिना पढ़े हो जाता है, किसी बता तो नहीं दिया कि हम बिना पढ़े जाकर बन गए, ऐसा अड़ोसी पड़ोसी कोई है नहीं, ठीक। अगर आप लोग बोल रहा है कि भैया हम बिना पढ़े हो गए था, तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है कि आप ना होइए, ठीक। अगर कोई कह रहा है आपके जानने वाला कोई हो कि बिना पढ़े हमारा सिलेक्शन MBBS में हो गया है, तो वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक। ये अब तो हम हो गए बट आप मत होइए,
ठीक, बिना पढ़े बेटा एक एग्जाम्पल ला के दे दो कोई कि बिना पढ़े किसी खो गया हो, इकलौता ला दो। ठीक, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और होता तभी है जब आप घर पे जी जान लगाते हैं। यहाँ तो आपको एक डायरेक्शन दिखाया जा रहा है ना, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक, बट करना वो चीज़ आपके पास तभी कर पाएंगे जब आप घर पे उसके लिए करेंगे। ठीक, नहीं तो कोटा में क्या पता नहीं कितने लाखों बच्चा जाता है। ठीक है, और आप एक बस्ती से पता नहीं कितने हज़ारों बच्चे जाते हैं और सिलेक्शन अगर काउंट करिए निकलवाइए ना हर साल कितने लोग का होता है, 4, 6, 8, 10। ठीक, और जो जाते हैं वो अपने आप को क्या बहुत ही तेज़ तर्रार जिसे कहते हैं ना, अपने आप को बहुत अच्छा समझने वाले ही जाते हैं क्योंकि उनके पापा ही भेजते हैं। ठीक है, जिनको लगता है हमारा बच्चा तो जाके तो मार देगा वहाँ पे। ठीक, बट ऐसे वहाँ भी जाके उन्हीं का होता है जो मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं आप वहाँ के 1000 बच्चों का बैच है और पीछे बैठे हुए बहुत सारे जाके क्या खा के खाना पचा के सो के चले जाते हैं। अब वहाँ भी जो एफर्ट करता है, जो मेहनत करता है, उसी का होता है। ठीक, तो इसलिए पढ़ने वालों का हर जगह, पढ़ने वाले बकरी चला के भी डॉक्टर IAS बन जाते हैं। ठीक, तो पढ़ने वालों का कोई वो नहीं, किसी भी तरीके से वो पढ़ सकता है, बट पढ़ना पड़ता है बेटा। ठीक, तो थोड़ा सा जगिए, अभी सोने का टाइम बहुत ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो पढ़ते रहिए तभी बातें बनेंगी यार, नहीं तो हम लोग ऐसे बकते रहेंगे और आप पढ़ के ऐसे चले जाओगे तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो होगा तभी जब आप लोग भी अपना फुल एफर्ट करेंगे तब। चलिए, हो गए भैया, समझ गए? तो हम लोग बहुत बात कर रहे थे। तो जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है ना, तो वहाँ पे जो हमारा हीट का जनरेशन हमें पूरा जोर का इतनी कहानी सुनानी पड़ेगी कि आप लोग पढ़ा नहीं रहेगा। आपको इतनी कहानी 10 मिनट सुनाना पड़ा क्योंकि पढ़ेंगे आप नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा यार। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सब करना क्या है आपको, ठीक है? जैसे माँ बाप बहुत चाहेंगे हमारा बच्चा क्या बन जाए, IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन बनेगा कौन जब बच्चा पढ़ेगा तब। पापा मम्मी केवल क्या कर सकते हैं, आपके लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकते हैं जो उनके कैपेबल हैं जिसके लिए, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। नहीं तो हर IAS का लड़का IAS ही हो, हर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही हो। ठीक, तो बात अलग है, डॉक्टर बहुत सारे बन जाते क्योंकि प्राइवेट पैसा कमा के वो सेट क्या मिल जाता है, बट सिलेक्शन से बनने वाले आप काउंट कर लो कितने डॉक्टर बच्चे हैं, ठीक, जो ऑन सिलेक्शन गए हैं। ठीक है, वहाँ भी बहुत कम परसेंटेज मिलता है। तो ऐसा नहीं है, एक ही एक चीज़ है जो आपके क्या हिंदी में गाँव में कहते हैं बपौती जानते हो ना, पेरेंट्स से जो आपको मिलता है। ठीक, उस पर आपको एजुकेशन पे किसी की क्या बपौती नहीं चलती है। गरीब का बच्चा भी पढ़ता है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, बहुत ऊंचे पदों के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं और वो किसी लायक नहीं है। बाकी हर चीज़ में अपने पेरेंट ने बना रखा है, उन्होंने कमा के रखा है, तो आपके पैसे काम आएंगे, घर बनाए हैं घर काम आएगा, प्रॉपर्टी है वो काम आएगा। बट एजुकेशन आपका पर्सनल है, वो दूसरे के द्वारा दिया नहीं जा सकता है कि हम बहुत पढ़ लें तो हमारा बच्चा क्या हो करेगा, वो भी बहुत पढ़ लेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आपके पेरेंट्स जो भी हैं जैसा भी है, ठीक है, वो आपको सुविधाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपके लिए इतनी सुविधाएं दे रही है, आप उसका उपयोग करिए। ठीक, आप यहाँ आते हो, आपको बताया जा रहा है, आप करिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ खाली आपको क्या है एक रास्ता दिखाया जा सकता है कि ऐसे ऐसे करिए आप आगे हो जाएंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए करना आप ही को पड़ेगा, और जिसके लिए आए हो बहुत आसान भी नहीं है। ठीक, उसके लिए जो जी जान लगाता है उसी का फिर होता है। ठीक, अब वो लगाना पड़ेगा, चाहे आप 1 साल में लगा लो, चाहे 2, 4, 6 साल के बाद लगाओ। ठीक, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। मर्जी आपकी भी है, जल्दी चाहिए, जल्दी डॉक्टर बनना है या 2, 4 साल के बाद बनना है या बनना ही नहीं है, वो सब डिसीजन आपके हाथों में है। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं हीट। अगर किसी भी सर्किट में करंट आपका फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, हीट का जनरेशन होता है। किसका जनरेशन होगा, हीट का जनरेशन होगा। और हीट जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट के फ्लो का क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है। जैसे आप हाथ को, अभी ठंडी का मौसम आता है, जब ठंडी लगती है हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, रबिंग करते हैं ना, हाथ को रगड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या ठंडा लगने लगता है, गर्म नहीं, गर्म लगने लगता है। क्यों, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है। हीट क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि जब हम रब कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या गेज में वर्क करना पड़ रहा है हमको, वो वक्रण जो है हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ऐसे ही जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से आप करंट पास आउट कराते हैं तो वहाँ पे बेटा भी हीट का क्या होता है, जनरेशन होता है। और जो हीट वर्क में रिलेशन होता है, ऐसे कंट्रोल पढ़ते हैं W/Q क्या J,
जे इसी को हम लोग जूल कांस्टेंट कह लेते हैं। जे की वैल्यू 4.18 होता है, कैलकुलेशन में 4.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जूल में दिया गया है, किसमें दिया है, जूल में दिया गया, वक्त की वैल्यू ये है बेटा, नहीं है। ठीक, अगर आपको वक्त जनरली वक्त हम लोग जूल में काउंट करते हैं या न्यूटन मीटर कह लेते हैं, तो जूल में है तो उस केस में हम लोग क्या 4.18 से डिवाइड कर लेते हैं तो कैलोरी में बदल जाता है। तो यहाँ से एस की वैल्यू किसमें मिल जाएगी हमको, कैलोरी में मिल जाएगी। तो ये कन्वर्जन का मेथड होता है। जे की वैल्यू हमारा होता है कितना 4. एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग 4.18 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए उसी को हम लोग 4.2 ले लेते हैं। मतलब जितना जो अपने वक्त जूल में किया है उसमें 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में बदल जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी है हीट होता है, हीट को हम लोग किस में पढ़ते हैं, कैलोरी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ेंगे, कैलोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सर जी इसके लिए क्या लिखे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखे कि हीटिंग इफेक्ट आप कर रहे हैं? आप उसी को आप आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में हम लोग बोलते हैं, बट ये पार्ट होता है हीटिंग इफेक्ट आप किसका, करंट का। ठीक, या तो कहिए अभी ऐसा करिए ना, इसको अभी जब हीटिंग कराएंगे डिटेल में वहीं करा देंगे, अभी रहने दीजिए। आप अभी कर लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टेंस हो ही गया है। ठीक, उसी समय के बाद लिख लीजिए बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, अभी हुआ नहीं है ना, लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज कि जब हीटिंग इफेक्ट कराएंगे तो उसी समय उसको बता दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, ठीक, लिखेंगे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, हीटिंग कर लो। अभी इसको जब हीटिंग इफेक्ट बताएंगे तो उसी समय डिटेल में बता देंगे बेटा, फिर 2 बार करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो जब हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, किसका बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। तो कंडीशन कैसा होता है, रेजिस्टेंस आपके बेटा है R1 R2। ठीक, ऐसे आप यहाँ रेजिस्टेंस ले सकते हो, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है। हमने इसको क्या किया, एक सोर्स से पोटेंशियल कितना दिया जा रहा है, V दिया जा रहा है। तो इसमें जो करंट यहाँ से रिलीज होगा बेटा, वही करंट सभी में क्या होगा, पास आउट होगा। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वहाँ पे सारे कैपेसिटर के प्लेटों पे चार्जेस की वैल्यू क्या होती थी, सेम। सारे प्लेटों पे चार्जेस की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे जो करंट पास होगा सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर करंट की वैल्यू सेम जितने रेजिस्टेंसेस के थ्रू है वो सारे के सारे किसमें क्या रहेंगे, सीरीज में क्या रहेंगे, क्या है सीरीज। सेम अगर रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक ही पाथ से आपका पास आउट हो रहा है, तो वो सारे जितने भी उस पाथ में उस रूट में होंगे वो सारे सीरीज में क्या रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो करंट सेम है, जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो सोर्स से, ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के थ्रू क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका पहले में V1 है, दूसरे में पोटेंशियल ड्रॉप आपका V2 है, और तीसरे में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V3। एक में V1 है, दूसरे में V2 है, और तीसरे में क्या है आपका V3 है। टोटल जो पोटेंशियल होगा वही सब डिवाइड हो रहा है। अभी एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर तीनों रेजिस्टेंसेस तीनों हैं जितने भी हैं, अगर रेजिस्टेंसेस सेम अमाउंट के होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप उन सभी के थ्रू सेम रहेगा। लेकिन उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सबका सम एक्सटर्नल पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे R तीनों रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है V/3 यानी इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बट अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस बेटा कम होगा उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। अतः पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका हम लोग बोलेंगे क्या,
पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा। बट सभी के थ्रू जो ड्रॉप हो रहा है उन सबका सम एक्सटर्नल सोर्स के पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जब आपने लिखा V1 V2 V3 तो V की वैल्यू हो जाएगी बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, इफ हम लोग कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस equivalent resistance of combination is हम लोग ले रहे बेटा R S बार क्या सीरीज, यस डिनोट कर रहे हैं किसको, सीरीज को, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। स्टेडी करंट पैरेलल हिंदी वालों ने पढ़ा होगा, इसके हिंदी क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट पैरेलल। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे तो B की वैल्यू की आई करंट सब में क्या है, सेम सेम करंट की वैल्यू सभी के थ्रू क्या है आपका सेम सेम है। तो इस केस में करोगे तो B की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1 I इंटू R एस टोटल जो सर्किट में जा रहा है इक्वल टू हो गया I इंटू कितना, पहले R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू कितना R3। ऐसे और रहेंगे तो सभी का सम कर लेंगे। फिर हम लोग 3 यहाँ पे लिया तो 3 हमने ऐड कर लिया। I को तो दोनों साइड में कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैसे आउट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो गया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखेंगे, आप लिख लीजिएगा भाई पहले, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू, जल्दी करो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू ईच resistance will be same, current passing through each resistance will be same and it is equal to अच्छा and नहीं and potential difference across all resistances या वही बिग पॉइंट बनाते हैं तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। एंड सम ऑफ पोटेंशियल कर दो, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम वही बना दो, एंड सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all resistances will be equal to potential of the इसका सोर्स of the source। ठीक, नीचे लिखें दैट इज B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक, यहाँ से नोट कर लेंगे और नीचे नोट कर लिया, जल्दी बना के करो। एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा विल बी क्या होगा, समाप्त सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन largest value of resistance will be greater than largest value of resistance connected in series combination हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर सर आगे आप करिएगा, आप कर दो।